Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. हमने अब जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो है हमारा परसेप्शन का टॉपिक, और उसमें हमने पढ़ा था कि परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करता है और उसको इंटरप्रेट करके मीनिंगफुल बनाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो हम परसेप्शन के एक्सपीरियंसेस करते हैं उसमें हमारे जो ब्रेन के अंदर एक एबिलिटी है जो कि हमारी परसेप्चुअल एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होती है। तो वो उनका नाम दिया जाता है गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टाल्ट, जिसके जो एक्सपोनेंट्स थे बर्दाइमर, कोफका और कोहलर। इन्होंने जो है ये दावा किया कि जो ब्रेन है वो एक गेस्टाल्ट है। ब्रेन जो है उसके अंदर एक, यानी गेस्टाल्ट का मतलब होता है, ये जर्मन का वर्ड है, जर्मन के का स्कूल ऑफ थॉट है। तो गेस्टाल्ट का मतलब है कि कोई भी पैटर्न, कोई भी नमूना या कोई भी होल। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंसान का जो ब्रेन है उसके अंदर नेचुरली एक ऐसी एबिलिटी मौजूद है कि वो किसी भी चीज़ को जब परसीव करता है या उसका परसेप्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर एक पैटर्न या एक नमूना जो है वो चीज़ों को अलग अलग उसके हिस्सों के तौर पे जो है वो परसीव नहीं करता, बल्कि जो ब्रेन है नेचुरल एबिलिटी उसके अंदर ये है कि वो इसको नमूने के तौर पे, पैटर्न के तौर पे, होल के तौर पे, कुल के तौर पे जो है वो करता है। इनका जो टैगलाइन है ना, इनकी जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल है इस स्कूल ऑफ थॉट का, वो है द होल इज ग्रेटर, द होल, होल को हम थोड़ा सा ना इससे अंडरलाइन कर देते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि आप जैसे स्कूल में आप अपने कॉलेज में बैठते हैं और उस पर किसी चेयर पे आप बैठे हुए हैं, घर में आप बैठे हुए हैं किसी चेयर पे बैठे हुए हैं। अब जो चेयर है ना वो उसको हम एक समझ लें कि एक पूरा एक हमारे पास एक पैटर्न है जिसकी शक्ल में हम उस चेयर को परसीव कर रहे हैं। हम उसको ये नहीं करते कि ये जी लकड़ी की डंडियां हैं या लकड़ी के फट्टे हैं और इनको आपस में इस जोड़ जोड़ के जो है वो एक इस तरह की शक्ल बना ली हुई है। ऐसा नहीं है। जो होल है वो पूरी जो चेयर है वो एक होल है, और उसका जो सम पार्ट्स हैं उससे मिलके वो बनी है, लेकिन जो पार्ट्स हैं उसके वो क्या है, वो सारे लकड़ी के फट्टे हैं। ठीक है। लेकिन लकड़ी के फट्टों में और कुर्सी में बहुत फर्क है। जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो जो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम चेयर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी सारी जो बाकी की इंफॉर्मेशन है उसमें भी हम जो है वो, अब आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो आपका कोई फैब्रिक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आपकी कमीज शलवार और दुपट्टा है, तो वो मिलकर पूरा एक सूट बनता है। यानी आप पार्ट्स को अलग अलग करेंगे कि अच्छा ये जो कपड़े का टुकड़ा इतना सा ये अलग है, ये कपड़े का टुकड़ा इतना सा अलग है। तो ऐसा नहीं होता। हम किसी भी चीज़ को जब परसीव करते हैं तो हम उसको एज अ होल परसीव करते हैं। ठीक है। ये हमारे ब्रेन के अंदर नेचुरली एक एबिलिटी मौजूद होती है। तो इसी चीज़ के अंदर, इसी चीज़ के को मद्देनजर रखते हुए जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट था, उन्होंने कुछ लॉज जो है या कुछ प्रिंसिपल्स पेश किए कि किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को नमूनों और पैटर्न्स की सूरत में जो है परसीव करता है। तो इनको चूंकि ये गेस्टाल्ट ने दिए थे, तो इनको गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इनको अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे, और ये वो सारे वो देखें। अगर आप अपनी जो इस इनका साइकोलॉजी को पढ़ने का सबसे बड़ा मज़ा ये आता है कि आप इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनको जब आप अपनी एवरीडे लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको चीज़ों की जब समझ आती है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता था जब मैंने ये चीज़ें सीखी थी। तो बहरहाल आपको भी मुझे उम्मीद है कि ये इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा, अब लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे रूल्स हैं जिसकी बेस पे हमारा ब्रेन जो है वो गेस्टाल्ट लॉज स्कूल्स के मुताबिक उनके ऊपर एक एक पैटर्न बनाता है। जो जो भी स्टिमुलाई वो देखता है उसके ऊपर पैटर्न बनाता है। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा लॉ है वो है फिगर एंड क्राउन। मैं पहले आपको उसकी इमेज भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दो इमेजेस मैंने निकाली हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है फिगर एंड क्राउन। तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का ये जो लॉ है ये बताता है कि हम जो सी चीज़ें हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती हैं ना, उनको हम फिगर की सूरत में सामने जो है वो देखते हैं, और जो चीज़ हमें थोड़ी सी छुपी हुई या थोड़ी सी एम्बिगुअस या थोड़ी सी वेग होती है
वो हमारे बैकग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, कि एक चीज अच्छा, और इसका एक और बड़े मजे का इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अल्टरनेट करती रहती है, फिगर एंड ग्राउंड जो है वो एक अल्टरनेट करती रहती है। अगर आप एक चीज तस्वीर को मुसलसल देखें तो फिगर जो है वो ग्राउंड बन जाती है और ग्राउंड जो है वो फिगर बन जाती है, क्योंकि हमारी अटेंशन, इसको आप इसी से समझ ले, जब हमने बात की थी ना कि कॉन्शियस हमारा जो है उसके दो हिस्से होते हैं, एक फोकल कॉन्शियस होता है और एक मार्जिनल कॉन्शियस होता है। तो जो फोकल कॉन्शियस वो होता है जिसे जिस पे हमारी इस वक्त तवज्जो होती है, और मार्जिनल कॉन्शियस वो होता है जो हमारा बैकग्राउंड में होता है, उसके इर्द गिर्द। ठीक है, तो जिस तरह फोकल और मार्जिनल कॉन्शियस जो है वो एक दूसरे के साथ अपनी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, इसी तरह फिगर एंड ग्राउंड भी अपनी, जो फिगर है वो फोकल कॉन्शियस है क्योंकि हमारा वो फोकस है, प्रोमिनेंट है। जो ग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है, वो मार्जिनल कॉन्शियस है क्योंकि उस वक्त उस पर हमारी जो है वो तवज्जो नहीं है। अब ये देखें, इस तस्वीर में देखें तो आपको एक बाज नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर इसको देखेंगे तो आपको ये वाले दो फेसेस नजर आएंगे। तो अब जब आपको बाज नजर आ रहा है प्रोमिनेंट, तो ये फिगर है और ये वाइट हिस्सा बैकग्राउंड है। लेकिन अगर जब आपको ये दो फेसेस नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अब फिगर बन गए हैं और जो ब्लैक हिस्सा है वो ग्राउंड में चला गया। बिल्कुल इसी तरह ये अगर आप ऊपर वाली इमेज में आए तो इसमें आप देखें ये एक लॉयन है, एक चिंपैंजी है। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे को बड़े गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन जब हम इन दोनों के फेसेस पे तवज्जो देते हैं तो ये फिगर बन जाते हैं और पिछला हिस्सा ग्राउंड बन जाता है। लेकिन जब हमें एक ट्री नजर आने लग जाता है और उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड नजर आने लग जाता है तो ट्री फिगर बन जाता है और जो है वो वाइट हिस्से जो है इनके चेहरे जो है वो बैकग्राउंड बन जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे दिमाग के अंदर ये एबिलिटी है कि वो किस तरह से जो चीज़ों को ग्रुप करके देख रहा है। देखना ये वाइट हिस्सा है ना, इसमें कहीं कहीं दरमियान में ये ब्लैक पैचेस लगे हुए हैं, जैसे ये इसके कान का ब्लैक पैच लगा हुआ है, इसकी आंख का ब्लैक पैच लगा हुआ है। लेकिन हमारे ब्रेन ने इसको एक होल जो है वो बना के, एक पैटर्न बना के, एक नमूना बना के, जैसा कि उन्होंने कहा कि ब्रेन जो है वो हमारा गेस्टाल्ट है और वो गेस्टाल्ट बनाता है, एक नमूना और पैटर्न बनाता है। तो उस तरह से हमने इनको परसीव किया, हमने ये छोटी छोटी लाइनों को उसके जो उनके फिगर्स थे, उनके खदो खाल थे, नैन नकश थे, उसकी वजह से हमें ये इनके चेहरों को की सूरत में नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से इंसान जो है वो ह्यूमन ब्रेन, वो जो सेंसरी स्टिमुलाई होती हैं उनको, जो उसको नजर आ रही होती हैं, उनको फिगर और ग्राउंड में ग्रुप करके तो चीज़ों का परसेप्शन करता है। जो दूसरा लॉ है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का गेस्टाल्ट के मुताबिक, वो है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, यानी क्लोजनेस, एक दूसरे के करीब होना। ठीक है, अब इसमें हमारी ये ब्रेन की एक एबिलिटी है कि वो चीज़ें या वो स्टिमुलाई जो एक दूसरे के करीब होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ब्रेन उनको एक ग्रुप की सूरत में देखता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि यहाँ पे हमारा जो ए का सेट है, ये जो कॉलम्स और रोज हैं, 6 इसकी जो है वो कॉलम्स हैं और 6 ही इसकी रोज है। तो हमारा हम पूरे, चूंकि ये एक दूसरे के करीब है, नियर है, तो इस वजह से हम इनको एक ही ग्रुप की सूरत में देख रहे हैं, जबकि वही उतने ही कॉलम और उतनी ही रोज जब उनकी अंदर यहाँ पे फासला ज़्यादा कर दिया गया, यानी उसकी उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है उसको जो है वो नियरनेस को ख़त्म करके उनको थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया गया, तो यहाँ पे ये 1, 2 और 3 ग्रुप बन गए, जबकि यहाँ पे एक सिंगल ग्रुप है। तो इसी तरह जो हमारी डेली लाइफ है उसमें जो चीज़ें हमें एक दूसरे के करीब करीब नज़र आती हैं, जैसे आप पौधों या दरख्तों का कोई झुंड है, दरख्त एक साथ उगे हुए हैं तो हमें दरख्तों का एक झुंड नज़र आता है। लेकिन वही दरख्त अगर अलग अलग लाइनों में उगे हो तो हमें वो लाइन्स की सूरत में नज़र आते हैं, पूरा झुंड नज़र नहीं आता। ठीक है, तो चूंकि जो चीज़ एक दूसरे के करीब है उसका ग्रुप बन जाता है। फिर इसी तरह आप ये देखें, ये 3 हमें अलग अलग से जो है वो रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम 1, 2 और 3 का नाम देंगे। लेकिन जब हमने इनको नियर कर दिया, प्रॉक्सिमिटी का लॉ लगा दिया, तो ये तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। अब ये एक ग्रुप है, ये 3 अलग अलग रेक्टेंगल्स ने जब एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी की वजह से एक दूसरे के करीब आ गए तो इन्होंने जो है वो एक ग्रुप बना लिया। तो ये क्या है, ये हमारे ब्रेन की एक एबिलिटी है कि उसने इनको एक पूरे गेस्टाल्ट या पूरे एक पैटर्न के तौर पे जो है वो परसीव किया। तो ये जो लॉ है ये कहता है कि वो स्टिमुलाई जो एनवायरनमेंट में एक दूसरे के करीब करीब होते हैं वो मिलके ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक नमूने की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये देखें, ये रियल लाइफ में भी एक प्रॉक्सिमिटी की मिसाल मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये शिप्स जो हैं, बोट्स, वो खड़ी हैं लाइंस के अंदर। तो ये जो लाइंस करीब करीब हैं, अब हम इनको अलग अलग 3-4 लाइंस की सूरत में देख रहे हैं प्रॉक्सिमिटी की वजह से। ये जो है ये एक अलग ग्रुप बन रहा है, ये देखें क्योंकि ये एक दूसरे के करीब हैं तो ये, हालांकि सारी खड़ी वहीं पर ही है। ठीक है, फिर ये एक अलग ग्रुप बना रही है क्योंकि ये एक दूसरे के करीब है। फिर अगली जो है वो एक अलग ग्रुप बना रही है क्योंकि वो, तो इस तरह से हमारी रियल लाइफ में हम चीज़ों को प्रॉक्सिमिटी की वजह से, वो स्टिमुलाई जो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं उसकी वजह से हम उनको पैटर्न की सूरत में, हमारे ब्रेन की ये एबिलिटी है कि वो उनको ग्रुप कर लेता है
और एक पैटर्न की सूरत में वो हमें नजर आ रहा होता है। थर्ड लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है सिमिलैरिटी, कि इसमें ये हमारे ब्रेन की वो एबिलिटी है कि वो स्टिमुलाई जो कि हमारे विजुअल फील्ड में एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको ब्रेन एक नमूने के तौर पे देखता है, एक पैटर्न के तौर पे देखता है। अब आप इसमें देखें, आपको इस तरह से कॉलम जो है उन वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे, लेकिन ये जो आपको रोज हैं, ये आपको अलग से रोज 1 2 3 4 5 6 रोज नजर आ रही हैं, क्योंकि ये सारी, ये देखें, ये एक रो में हम इनको एक ग्रुप में जो है वो बना लेते हैं। ये हमें वाइट जो सर्कल्स हैं वो अलग जो है वो ग्रुपिंग में नजर आ रहे हैं। नो डाउट इनमें प्रोक्सीमिटी भी है। अच्छा, ये भी बता दूं, जैसे मैं आपको पहले भी बताती होती हूँ कि साइकोलॉजी में किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। एक ही हमारी विजुअल फील्ड के अंदर जो स्टिमुलाई हमें नजर आ रहे होते हैं, उसमें एट अ टाइम कई लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकते हैं। उसमें सिमिलैरिटी भी हो सकती है, उसमें प्रोक्सीमिटी भी हो सकती है, उसमें फिगर एंड ग्राउंड भी हो सकता है, उसमें जो आगे हम पढ़ेंगे वो भी हो सकता है। तो नो डाउट कि ये अगर हम इसको प्रोक्सिमिटी के व्यू पॉइंट से देखें तो हमें पूरा लगेगा कि ये सर्कल्स का एक पैटर्न है, लेकिन अगर हम उसको सिमिलैरिटी के तौर पे देखें तो फिर हम इनको, ये वाइट सर्कल्स की अलग लाइन देखें हमें नजर आ रही है, ब्लैक सर्कल्स की हमें अलग से एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो मैं आपको रियल लाइफ में भी इसकी एक एग्जांपल जो है वो दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने आपके लिए इतनी प्यारी तस्वीर निकाली है, क्योंकि ये फ्रूट और वेजिटेबल की शॉप ऐसी शॉप है जहाँ पे मैं जाती हूँ ना तो मेरा तो दिल बहुत लग जाता है, क्योंकि इसमें कलर्स हैं और ये बड़ा, आपको पता है इसका बड़ा थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। अच्छा, ये देख लें, अब आप ये देखें कि सिमिलैरिटी की बेस पे ये सारे जो रेड कलर के ये टमाटोज हैं, या जो भी इसमें फ्रूट है या वेजिटेबल है, जो मुख्तलिफ कलर्स के हैं, ग्रीन कलर के हैं, उन्होंने एक अलग से पैटर्न बनाया हुआ है। रेड कलर के हैं, उन्होंने ये देखें ये एक अलग से पैटर्न बनाया हुआ है। ये येलो कलर के हैं, इनका अलग है। ये हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं, ये इनका अलग है। तो सिमिलैरिटी की बेस पे जो है वो ये सारे जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, सिमिलैरिटी एज वेल एज प्रोक्सिमिटी। तो ये जो है, ये दोनों जो ग्रुप प्रिंसिपल हैं, इनको हम हमारे लिए मिलके तो एक पैटर्न बना रहे हैं कि हमें ये सारी सब्जियां जो है कलर्स के हिसाब से और अपनी शेप के हिसाब से एक जैसे ग्रुप बनाती हुई नजर आती है। अच्छा, जो अगला हमारा जो है वो गेस्टाल्ट ला, वो है क्लोजर। यानी हमारे ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि उसको जब कोई ऐसी चीज़ जो कि टूटी हुई लकीरों की सूरत में, या ऐसे कोई स्टिमुलाई जो कि उसको मुकम्मल नहीं है, उनके अंदर कहीं कहीं पे गैप्स हैं, तो वो गैप्स को जो है वो फिल कर लेना जो है, ये हमारे ब्रेन की एक एबिलिटी है, ताकि हमें एक पैटर्न जो है वो नज़र आ जाए। ठीक है, टू फिल द गैप्स। तो ये एबिलिटी है कि गैप्स को फिल करके तो आपने एक पूरा जो है वो ये देखें, आपको पूरी एक ट्रायंगल नजर आ रही है, हालांकि इसके अंदर जो है वो आपको गैप्स नजर आ रहे हैं। ये पूरा एक सर्कल, मैंने आपको बताया था ना, परसेप्शन के अंदर हमारी मेमोरी और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी काम करते हैं। तो जाहिर है आपने पहले ये एक्सपीरियंस किया हुआ है ना कि ये जो शक्ल है ये रेक्टेंगल है, ये शक्ल जो है ये ओवल है या सर्कल है, और ये शक्ल जो है ये ट्राइंगल है। तो उस अपने पास्ट एक्सपीरियंस और मेमोरी की बेस पे आपका ब्रेन यहाँ पे इस जो ये जो स्टिमुलाई हैं, इनको गैप को फिल करके तो उसको एक मुकम्मल पैटर्न के तौर पे, एक गेस्टॉल्ट के तौर पे, एक नमूने के तौर पे जो है वो हमें दिखाता है। तो इस तरह से जो है परसेप्शन का हमारा काम कर रहा होता है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, हमारा जो ब्रेन है वो एक चीज़ पे सही तरीके से कंसंट्रेट कर सके, और चीज़ों को देख के, डिफरेंट स्टिमुलाई को देख के उसके अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा होती है वो ना हो। ये देखिए, रियल लाइफ में भी जो क्लोजर का प्रिंसिपल है वो किस तरह से काम कर रहा है, कि हमें ये दो लोग जो हैं अम्ब्रेला लिए हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमें उन सर नहीं नजर आ रहे, लेकिन उसके बावजूद हमें पता है कि ये ह्यूमन बींग्स हैं, और इन्होंने जो है, चूंकि बारिश हो रही है तो इसका तो हल्का फुल्का सर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो हम ये क्या है, ये हमारा ब्रेन खुद बहुत ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये सर कटा इंसान जो है वो जा रहा है यहाँ पे। हमें हमें ये पता है कि ये एक इंसान है, और चूंकि छतरी बर्फबारी हो रही है या बारिश हो रही है, तो उसने छतरी ली हुई है, उसका सर इसके अंदर छुपा हुआ है। तो ये एक गैप है जो कि उसके शोल्डर्स के और जो अम्ब्रेला है उसके दरमियान में उसका सर छुपा हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसको एक इंसान की हैसियत से जानेंगे, और इसको भी। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर जो एबिलिटी है स्टिमुलाई को कंप्लीट करने की, उसको हम क्लोजर कहते हैं। तो मैंने रियल लाइफ में भी आपको दिखा दिया है कि किस तरह से क्लोजर का प्रिंसिपल जो है वो काम कर रहा होता है। अगला जो लॉ है गेस्टाल्ट का, वो है लॉ ऑफ कॉमन फेट।
कॉमन फेट का मतलब है कि डायरेक्ट कॉमन डायरेक्शन, कि वो स्टिमुलाई जो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उनको हम एक ग्रुप के तौर पे परसीव करते हैं, और वो स्टिमुलाई जो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको हम दूसरी। देखें अब इसमें हमें पता चल रहा है कि ये इन सब का एरो का रुख इस तरफ है, जबकि ये वाले जो एरो है इनका रुख इस तरफ है। तो हम इसको थोड़ा सा, जो जो चीज़ एक कॉमन फेट की तरफ जा रही है उनको हम पूरा एक ग्रुप कर लेते हैं, और जो चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो हमें डिफरेंट नज़र आ रही होती है। रियल लाइफ की एग्जांपल भी देख लें कि जहाज जो है ये कोई भी मुजाहरा हो रहा है या जो भी हो रहा है, ये जहाज जो है ये उड़ रहे हैं, तो चूंकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो हम इनको एक ही ग्रुप के तौर पे परसीव करते हैं। इसके अंदर और भी लॉज, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें प्रॉक्सिमिटी भी आ जाता है, इसमें सिमिलैरिटी भी आ जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये कॉमन फेट है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इनको एक ग्रुप के तौर पर हमारा ब्रेन जो है वो उनको परसीव करता है। अच्छा, नेक्स्ट लॉ है गुड कंटिन्यूएशन। इसको कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल भी कहते हैं या गुड कंटिन्यूएशन का भी प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे ब्रेन में ये एबिलिटी है कि जोन सी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूएशन में जा रही हैं, इवन कि उनके अंदर ब्रेक्स भी हो तब भी ब्रेन उनको जो है वो एक ही फॉर्म, एक ही पैटर्न के अंदर जो है वो उनको परसीव करता है। और ये अगर रियल लाइफ में हम देखें तो हम मुख्तलिफ जो जैसे रोड्स हैं या सड़कें हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी आउटलाइन जो है वो ब्रोकन होती है, उसके बावजूद हम उनको कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के तहत एक तसलसल में और एक स्मूथनेस, अच्छा इसके अंदर कुछ जगह पे इसके लिए स्मूथनेस का भी जो है वो जिक्र किया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर, विजुअल ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम उनको एक स्मूथ नमूने के तौर पे देखते हैं, तो उसको हम एक गुड कंटिन्यूएशन कहते हैं। रियल लाइफ में भी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रोड्स में, रिवर में, हमें अब ये पता चल रहा है कि ये जो रोड है कंटिन्यू कर रही है। हालांकि इसकी देखें हमें पूरी नहीं नजर आ रही, यहाँ से ऊपर जाती है फिर नीचे अंदर चली जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे अंदर चली जाती है, लेकिन इस गुड कंटिन्यूएशन के लॉ ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से हमें एक स्मूथ जो है वो पैटर्न नजर आ रहा है कि किस तरह से रोड जो है वो बल खाती हुई ऊपर नीचे होती हुई जो है वो पहाड़ों के दरमियान ये चल रही है। तो इस तरह से हम रियल लाइफ में गेस्टाल्ट लॉज के जो उसके परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉज हैं उनका नमूना हम देख सकते हैं। अगला जो प्रिंसिपल है गेस्टाल्ट लॉ जो है वो है गुड फॉर्म। ये एक ऐसी टेंडेंसी है कि जो कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करती है। जो ऑब्जेक्ट्स हमें, विजुअल ऑब्जेक्ट्स हमें जो है वो नज़र आ रहे होते हैं एक अच्छी खूबसूरत शक्ल बनाते हुए, उनको हम एक ग्रुप की सूरत में परसीव कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे ये ओलंपिक्स के दायरे हैं, तो ये देखिए एक दूसरे को बेशक ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक ही फॉर्म में देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो नीचे वाले हैं ये टूटे हुए हैं या ये अलग से हैं या कुछ इस तरह से। हम इनको पूरी एक इस शक्ल के तौर पे देखेंगे, अलग अलग दायरों के तौर पे नहीं देखेंगे। यानी हमने सिंप्लीफाई कर लिया वो चीज़ जो देखने में एक खूबसूरत नमूना बना रही है, एक खूबसूरत पैटर्न बना रही है, एक गुड फॉर्म बना रही है, उसको हम उस तरह से जो है वो परसीव करते हैं। ये गुड फॉर्म का जो प्रिंसिपल है, ये स्टिमुलाई को सिंप्लीफाई करके तो हमारे जहन को जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि बर्डन होने से बचाता है, कि बहुत ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ हमें ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही होती है ना, उसको हम जो है वो परसीव कर लेते हैं उसकी सिंपल फॉर्म में। जैसे हमें ये 5 दायरे नज़र आ रहे हैं तो हम इसको एज इट इज़ जो है वो हम इसको अलग अलग से जो है इनके इसके ही हिस्सों में जो है डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि ओवरऑल हम एक यहाँ पे एक पूरी इसकी जो इमेज है इसको लेके के 5 दायरे बने हुए हैं। तो इसका मतलब जो है ये अपने हमारे जहन के ऊपर बर्डन को कम करना और हमारी जो इंफॉर्मेशन है या हमारा जो परसेप्शन का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अच्छा, इसके बाद अब अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे, इसमें एक छोटा सा हमारा जो कंसेप्ट है वो है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से आगे अगर हम चलते हैं तो ये है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी समझ लें एक ऐसा कंसेप्ट है कि कॉन्स्टेंसी से आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ का कॉन्स्टेंट रहना। तो ये आपको उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, या एमसीक्यूज में भी आ सकता है। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं, तो जो चीज़ दूर की होती है उसकी जो रेटिना पे इमेज बनती है वो छोटी होती है, लेकिन उसके बावजूद और जब वो चीज़ जो है वो करीब आती जाती है तो उसका साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। कि जो करीब की जो डिस्टेंट है उसकी स्मॉल बनेगी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये वो एक रूल है कि जो डिस्टेंस और जो साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि जब जो डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा आपकी जो साइज है वो छोटा होता जाएगा, जो डिस्टेंस कम होता जाएगा तो जो है वो साइज ज़्यादा होता जाएगा। तो इसलिए
दूर की चीज़ जो है वो छोटे लगती है और करीब की चीज़ जो है वो हमें बड़े लगती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे रेल की पटरियों को आपने देखा होगा अक्सर दूर जाके वैसे एक नुक्ता सा बन जाती है, जबकि करीब खड़े हुए वो हमें दूर दूर बड़ी बड़ी नज़र आ रही होती है। तो ये हमारी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी ब्रेन की वो एबिलिटी है कि जो इस चीज़ को समझती है कि फासला या साइज के कमोबेश होने से या उसके अंदर चेंज से जो चीज़ें हैं या असल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर उनके साइज में चेंज नहीं आता। ठीक है, कि जो साइज है वो रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस। कि ये फासला जितना मर्जी ज़्यादा हो जाएगा या जितना मर्जी कम हो जाएगा। आप जहाज़ की भी मिसाल ले लें, एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ जहाज़ आपको बहुत बड़ा लगता है जबकि ऊपर उड़ता हुआ जहाज़ बहुत छोटा लगता है। और ये परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो डिस्टेंस और साइज के दरमियान फ़र्क कर सके, इनके प्रोपोर्शन को, इन्वर्स प्रोपोर्शन को समझ सके। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि चीज़ों को के साइज को कांस्टेंट रख के हमें जो है वो दिखा रही होती है कि ये चीज़ अगर दूर जाएगी तो भी इसका साइज छोटा नहीं हो रहा, करीब है तो भी इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, इसका साइज वही है एक्चुअल जो कि कॉन्स्टेंटली इस चीज़ का एक साइज है। तो इसलिए परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी हमें हमारे ब्रेन को कंफ्यूज होने से बचाती है। फिर वही बात है कि हमारी मेमोरी और जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, वो इसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं हमारे ब्रेन को, ताकि वो चीज़ों को इन्वायरमेंटल कंडीशन से हटा के उनको उससे अलग करके जो है वो उसको एक कॉन्स्टेंट फॉर्म में देख सके। तो ये थे हमारे गेस्टाल्ट के लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऑन पेपर किस तरह काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी में भी यूज़ होते हैं, रियल लाइफ में भी हम जो है वो हमारे परसेप्शन को ये हेल्पफुल बनाते हैं। एक ही जगह पे बहुत सारे जो हैं वो प्रिंसिपल्स मिलके भी काम कर रहे होते हैं। तो होपफुली आपको इसकी समझ आएगी। आप इसको जो है वो देखें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।